नमस्ते बच्चों, आज हम यहाँ हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आसानी से करना सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत सारी बुक्स में रूल्स को पढ़ने के बाद भी हमें करने में बड़ी परेशानी होती है, लेकिन यदि हम इसके मूल कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हम बहुत ही आसानी से हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आज मैंने इसी प्रयास में इस वीडियो को बनाया है और अपने सारे अनुभव इसमें रखे हैं और मैं आपसे आशा भी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंसेस को पहचानने में और उनके ट्रांसलेशन करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। इस वीडियो में हम साधारण सेंटेंसेस का पहले ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम ट्रांसलेशन करना पहले सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते हुए इंट्रोगेटिव और निगेटिव के नियमों को भी समझेंगे। अगर हम यहाँ बताए नियमों को अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसकी सहायता से 50-60% तक के इंग्लिश सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे और इन्हीं की सहायता से आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बड़े सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो समय न गंवाते हुए हम चलते हैं अपने विषय पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा गया है कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यदि हम ग्रामर की बुक्स के हिसाब से वाक्यों को क्लासिफाई करें तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस को उनके गुणों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं वो 2 प्रकार के सेंटेंसेस कैसे होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के विषय में केवल बात की जाती है, न कि वह कोई कार्य करता है। तो दैनिक जीवन में जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी व्यक्ति के गुणों की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के पास किसी चीज के होने की बात करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा किए गए काम की बात नहीं करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस का यही है कि ऐसे वस्तु या व्यक्ति जिनके बारे में बात होती है, अर्थात वे वाक्य में कोई काम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं, उसके गुणों अवगुणों की चर्चा करते हैं या उसके पास किसी चीज के होने की बात करते हैं। और दूसरे प्रकार का हमारा जो सेंटेंस है वो है ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी व्यक्ति द्वारा की गई बात की बात करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए या किए जाने वाले बात की चर्चा करते हैं। तो दोनों प्रकार के वाक्यों में जो मूल अंतर ये है कि पहले प्रकार के वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु की बात होती है वो कोई कार्य नहीं करता है, केवल उसके गुण अवगुण का वर्णन किया जाता है। दूसरे प्रकार के वाक्य में हम किसी व्यक्ति के विषय में बात नहीं करते हैं, उसके गुणों अवगुणों की बात नहीं करते हैं, बल्कि वह व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसके द्वारा कोई कार्य संपन्न किया गया होता है या उसके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य की बात करते हैं। अर्थात दूसरे प्रकार के सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु को जिसकी हम बात कर रहे होते हैं उसे कोई कार्य करना होता है या उसने कोई कार्य किया रहता है या कोई कार्य वो कर रहा होता है। यानी इसमें जो मुख्य
चीज़ है जो पहले प्रकार के सेंटेंसेस से इस सेंटेंस को अलग करती है वो ये है कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। वो जिस व्यक्ति की हम बात करते हैं उसके द्वारा कोई काम किया जाता है, कोई एक्शन किया जाता है, और जो काम वह करता है उसी को हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब्स की पहचान ये है कि ऐसे शब्दों के मूल रूप में अंत में ना शब्दांश आता है, अंत में ना शब्दांश आता है, जैसे नहाना, खाना, धोना, पहनना इत्यादि। तो अब हम ये जान गए हैं कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले दो प्रकार के वाक्य कौन से हैं। एक तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति के विषय में बात की जाती है, और दूसरे ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की बात की जाती है। तो पहले में एक्शन नहीं होता है व्यक्ति द्वारा, वस्तु द्वारा, दूसरे में एक्शन होता है उसके द्वारा कोई न कोई। जो एक्शन होता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो दोनों में, एक में मुख्य क्रिया होती है, एक में मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो पहले प्रकार के जो हमारे वाक्य होते हैं, चूंकि इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती है, तो इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसान होता है। इसमें हम एक सरल फॉर्मूले का प्रयोग करके इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो कि है कर्ता, क्रिया और कर्म। यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस जो है हमारा, उसके अनुवाद के लिए जब मुख्य क्रिया नहीं हो रही है तो किस क्रिया की सहायता से हम ऐसे सेंटेंसेस को के टेंस को, काल को, समय को व्यक्त करेंगे। तो सिंपल, तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम जिस टेंस में ये वाक्य होते हैं, जिस समय में कहे गए वाक्य होते हैं, उसी समय की सहायक क्रिया का प्रयोग करके करते हैं। जैसे टू बी वर्ब्स हो गए, टू हैव वर्ब्स। टू बी वर्ब्स में हमारे इज, एम, आर, वॉज, वेयर आ जाते हैं, शैल बी, विल बी आ जाते हैं, और टू हैव में हमारे हैज, हैव, हैड आ जाते हैं। तो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर, इज, एम, आर हमारे जो है प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, वॉज, वेयर पास्ट टेंस की हैं, हैज, हैव प्रेजेंट टेंस की है, जो हैड पास्ट टेंस की है, शैल बी, विल बी फ्यूचर की सहायक क्रियाएं हैं। तो केवल सहायक क्रियाएं ही इसमें मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग करके इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करने में हमारी मदद करती है। अर्थात हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन केवल और केवल सहायक क्रियाओं की सहायता से ही करते हैं। अब देखेंगे दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस को। तो हमारे जो दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस हैं, इनके अनुवाद में भी हम इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि इसमें एक अतिरिक्त कार्य हो रहा है जो कि हमारे सब्जेक्ट द्वारा, कर्ता द्वारा किया जाता है, तो उस क्रिया की भी अंग्रेजी लिखी जानी होती है। तो वो क्रिया जो हमारा कर्ता करता है वो मुख्य क्रिया होती है, और हमारे इस सेंटेंस में मुख्य क्रिया भी आएगी और सहायक क्रिया भी आएगी। सहायक, लेकिन इनका क्रम सहायक क्रिया के बाद ही मुख्य क्रिया आएगी। पहले सहायक क्रिया आएगी फिर मुख्य क्रिया। बाकी हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मूला है वही है कर्ता, क्रिया, कर्म। अर्थात कर्ता, इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म, और इसमें कर्ता क्रिया सेक्शन में दो पार्ट हो जाएंगे, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, तब हमारा कर्म आ जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद करते समय आप पहले सेंटेंस को पहचानिए उसमें मुख्य क्रिया है कि नहीं। अगर है तो सबसे पहले कर्ता लिखिए, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद कर्म, और उसके बाद पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए। आपके सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी टेंसेस की सहायक क्रियाओं को भी लिखा है, जैसे टू बी यहाँ भी प्रयोग होते हैं, यहाँ भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल बी, विल बी को टू बी कहते हैं, और टू हैव, हैज, हैव, हैड को
टू हैव कहते हैं, डू वर्ब्स यानी डू डज डिड होते हैं, विल शैल हैज बीन हैव बीन हैज बीन हैव बीन, विल हैव शैल हैव विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये जिसमें एक से अधिक क्रियाएं एक साथ मिल करके सहायक क्रिया का निर्माण करती हैं उन्हें हम कंपाउंड ऑक्सिलरी कहते हैं। तो कंपाउंड ऑक्सिलरी और दूसरी सहायक क्रियाओं की सहायता से हम ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते हैं जिसमें कर्ता कोई एक्शन करता है, कोई कार्य करता है। जो कार्य करता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, उसको हम हमेशा सहायक क्रिया के बाद ही रखते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। तो क्रिया हमने समझ लिया, कर्ता अभी तक हम कहते चले आ रहे हैं, लेकिन कर्ता को पहचानना भी अनिवार्य होता है ट्रांसलेशन करते समय, क्योंकि कर्ता यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वो कोई कार्य कर रहा है कि नहीं। तो कर्ता हम देखते हैं, तो किसी भी वाक्य में कर्ता वह वस्तु या व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो वाक्य में कार्य को करने का काम करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमारे कर्ता कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, देयर हो सकता है, इट हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, क्लास, दिस, दैट, दोज, जीरंड या पार्टिसिपल हो सकता है। कर्ता हमें इसलिए जानना अनिवार्य है क्योंकि किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द हम जो लिखते हैं वो हमारा कर्ता ही होता है। अर्थात किसी भी हिंदी सेंटेंस का जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने कर्ता की ही अंग्रेजी लिखनी होती है। तो आप ध्यान रखिए कि ये कर्ता आपके इंग्लिश सेंटेंस का पहला शब्द भी होता है। तो कर्ता हमेशा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन क्योंकि हम किसी नाउन होगा तो किसी वस्तु व्यक्ति की बात करेंगे, भावनाओं के स्थान की बात करेंगे। प्रोनाउन होगा तो वो चूंकि नाउन के ही स्थान पे प्रयोग किया जाता है, तो प्रोनाउन भी एक प्रकार का नाउन ही होता है, तो हम उसके विषय में भी बात कर सकते हैं। देयर, इट, फ्रेश, क्लास, दिस, दैट, दोज, जीरंड और पार्टिसिपल, इनको हम कभी समझेंगे और अभी आप ये जानिए कि इनका प्रयोग भी हम कर्ता के रूप में करते हैं। दूसरे प्रकार के अपने सेंटेंसेस में हम देखेंगे तो उसमें भी कर्ता के रूप में हम नाउन, प्रोनाउन, देयर, इट, फ्रेश, क्लास, जीरंड और पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नाउन में कोई व्यक्ति या वस्तु, प्रोनाउन तो इसमें भी ध्यान रखिए कि सबसे पहला शब्द हमारा जब हम हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो वो कोई नाउन, प्रोनाउन, देयर, इट, फ्रेश, क्लास, जीरंड या पार्टिसिपल ही होगा। दिस और दैट को यहाँ पर नहीं लिखा गया है क्योंकि दिस और दैट कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, इसलिए वे काम भी नहीं कर सकते हैं और इस दूसरे प्रकार के हमारे सेंटेंस में काम करना अनिवार्य है। बिना काम किए दूसरे प्रकार के सेंटेंस का निर्माण नहीं होने वाला है, इसलिए दिस और दैट इसके कर्ता के रूप में नहीं इस्तेमाल होते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस में दिस और दैट यदि आएंगे भी तो अपने साथ किसी नाउन को लेकर के आएंगे, क्योंकि काम नाउन ही कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस का एग्जांपल हम देखेंगे पहले। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले हम अपने कर्ता को लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो कर्ता पता करने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम अपने वाक्य में कौन लगा करके प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम कहेंगे, यहाँ वाक्य है वह बीमार था, तो हम कहेंगे कौन, तो हमें उत्तर मिलेगा कि वह, तो ये हमारा कर्ता हुआ। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद हम सेंटेंस का टेंस देखेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बीमार है, इसलिए
मुख्य क्रिया नहीं होगी इसमें और केवल सहायक क्रिया से ही इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो कर्ता के बाद हमारी सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया था के लिए हम वॉज इंग्लिश प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो कर्ता के विषय में कहा जा रहा है वो बीमार है, इल लिखेंगे। अगले एग्जाम्पल में भी ठीक वैसे ही, मोहन एक अच्छा लड़का है तो हम कहेंगे कौन, कौन के उत्तर में आएगा मोहन। तो मोहन की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी क्योंकि कर्ता हमेशा हमारा आगे रहता है, बहुत कम सेंटेंसेस में कर्ता हमारा पीछे आता है बहुत इंप्रेशन देने के लिए। उसके बाद सहायक क्रिया, चूंकि मोहन कोई काम नहीं कर रहा है, केवल उसके बारे में बताया जा रहा है उसकी क्वालिटी की वो एक अच्छा लड़का है, तो हम सहायक क्रिया के प्रयोग से ही ट्रांसलेशन करेंगे। तो है के लिए ईच प्रयोग करेंगे इस सहायक क्रिया और उसके बाद उसके विषय में जो कहा जा रहा है ए गुड बाय वो लिख देंगे उसकी इंग्लिश। इस प्रकार से मोहन एक अच्छा लड़का है का ट्रांसलेशन हो जाएगा कर्ता, सहायक क्रिया और कॉम्प्लीमेंट के रूल से मोहन इज ए गुड बॉय। मैं डॉक्टर बनूंगा, कौन डॉक्टर बनेगा, मैं की इंग्लिश लिखी जाएगी पहले क्योंकि वह करता है तो आई, उसके बाद बनूंगा फ्यूचर है तो शैल बी, उसके बाद ए डॉक्टर, क्या बनूंगा डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए उसको हम लास्ट में लिख देंगे और ट्रांसलेशन होगा आई शैल बी ए डॉक्टर। यह मजबूत है, कौन मजबूत है, यह जब पता ना हो किसके बारे में बात हो रही है तो हम ईट को कर्ता बनाते हैं, अस्पष्ट कर्ता के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया हमारी आएगी इज और मजबूत के लिए स्ट्रांग होगा इट इज स्ट्रांग। यह गाय है, कौन, यह दिस, यह की अंग्रेजी दिस नजदीक के लिए। उसके बाद सहायक क्रिया इज ए काऊ, दिस इज अ काऊ। वे कुत्ते हैं दोस्त, दूर के लिए दोस्त का प्रयोग ज्यादा वस्तुओं के लिए। उसके बाद सहायक क्रिया आर, फिर डॉग्स, दोज आर डॉग्स। ये सेब हैं, नजदीक ज्यादा वस्तुओं के लिए दिस करता होगा और उसके बाद हैं की वजह से आर आएगा बहुवचन के लिए और सेब की इंग्लिश होगी एप्पल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन वाक्यों में कौन के उत्तर में स्पष्ट करता कोई वस्तु या व्यक्ति न मिले, हमें दिस, दैट, दिस, दोस, देयर और इट के प्रयोग से वहां पर कर्ता बनाना होगा, यानी उन्हीं को कर्ता बनाना होगा। तो दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस को हम देखेंगे उनके एग्जाम्पल, तो उनके ट्रांसलेशन भी ठीक इसी रूल के अनुसार होते हैं। चूंकि उसमें मुख्य क्रिया होती है तो सहायक क्रिया के बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं। उसके बाद ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें काम होता है तो काम का असर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है, इसलिए जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी होता है हमारे ऐसे सेंटेंसेस में और कॉम्प्लीमेंट भी होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है। तो इस प्रकार से पहला सेंटेंस है हमारा वह स्कूल जाता है, कौन, वह के लिए हम लिखेंगे ही और जो कि हमारा करता है। उसके बाद चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का ईएस फॉर्म वो इतना सक्षम होता है कि वो टेंस भी बता सकता है और मुख्य क्रिया का भी काम करता है, इसलिए हम यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं और हमारे सेंटेंस में सहायक क्रिया हम नहीं लिखते हैं, केवल मुख्य क्रिया का ईएस फॉर्म दोनों का काम कर देता है। ही गोज टू स्कूल, कौन, वह, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया दोनों एक ही में है और हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है, कहाँ जा रहा है, स्थान बता रहा है, तो स्कूल की हम इंग्लिश लिखेंगे और ट्रांसलेशन होगा ही गोज टू स्कूल। मोहन ने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो कौन, मोहन, करता हुआ तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले मोहन। उसके बाद हम देखेंगे सहायक क्रिया क्या है, लिया है, परफेक्ट टेंस है तो लिया है, परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज के बाद मुख्य क्रिया हैज के साथ क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारी मुख्य क्रिया है डन। और क्या कर लिया है, ऑब्जेक्ट है हमारा हिज वर्क, अपना काम। तो इस प्रकार से कर्ता, क्रिया और कर्म की सहायता से हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है मोहन हैज डन हिज होमवर्क। अगला उदाहरण है हमारा मेरा भाई सुबह से काम कर रहा है, कौन, मेरा भाई, तो ये मेरा भाई करता हुआ सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद माय ब्रदर, उसके बाद जो है हम सहायक क्रिया लिखेंगे।
चूंकि काम पिछले समय में शुरू हुआ अभी तक हो रहा है तो परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसकी सहायक क्रिया हैज बीन और उसके बाद मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में आता है। तो और उसके बाद हमारा ये कॉम्प्लीमेंट है, सुबह से टाइम शो कर रहा है। तो सेंटेंस की इंग्लिश हुई माय ब्रदर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मेरा भाई सुबह से ही काम कर रहा है। अरुण ने अपना काम कर लिया होगा। तो अरुण, कौन? अरुण। अरुण की इंग्लिश सबसे पहले लिया होगा फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसमें हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, अरुण विल हैव। उसके बाद सहायक क्रिया हमारी विल हैव, फिर मुख्य क्रिया डन, उसके बाद हिज वर्क, अपना काम। तो क्रम हमारा वही रहता है, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जहाँ आए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, नहीं आएंगे तो नहीं लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट आएगा तो लिखा जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं लिखा जाएगा। केवल कॉम्प्लीमेंट से ही हम काम चलाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, केवल कर्ता के विषय में बात होती है, उनका निगेटिव कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमारा पहला वाला जो फॉर्मूला था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और समझने लायक परिवर्तन होगा। जैसे कर्ता क्रिया कॉम्प्लीमेंट चलता था, यहाँ एक निगेटिव शो करने वाला हमारा एडवर्ब या एडजेक्टिव नो और नॉट आ जाते हैं। नो और नॉट के बारे में आप कमेंट में लिखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, दोनों के प्रयोग और दोनों में अंतर क्या है। बाकी हमारा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, कर्ता प्लस क्रिया प्लस नो या नॉट और कॉम्प्लीमेंट। यानी कि हमें अपने पहले वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, क्रिया के बाद नॉट लगा देना है, बस हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस में हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, कर्ता रहेगा, सहायक क्रिया रहती ही है, मुख्य क्रिया रहती है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, मुख्य क्रिया के पहले हमेशा हमें नॉट लगाना होगा। बाकी हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म रहेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट रहेगा। यानी याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, वही कर्ता क्रिया कर्म। क्रिया में दो सेक्शन हो जाते हैं, तो वो सहायक क्रिया पहले आने लगती है और मुख्य क्रिया बाद में। नॉट हमेशा मुख्य क्रिया के पहले ही आएगा, ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब हमेशा क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले आप नॉट का प्रयोग कीजिए, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे पहले ही वाले फॉर्मूले के अनुसार चलेगा। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में इनका रूल हम जानते ही हैं, सहायक क्रिया के बाद हमें केवल नॉट लगाना होता है, बाकी कर्ता क्रिया कर्म वाला सीक्वेंस चलता है। तो वह डॉक्टर नहीं था, तो कौन? वह, था के लिए वॉज, और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद ही हमारा हमेशा नॉट या नो आएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में, नॉट ए डॉक्टर, तो ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं था। तो नॉट और नो के विषय में हम अलग से कभी बात करेंगे। उसके पास कोई गाय नहीं है, तो किसके पास? उसके पास, चूंकि उसके विषय में बात हो रही तो वही करता होगा। उसके मतलब वह, कौन? वह, ही, और पास होने के लिए हैज सहायक क्रिया, और हैज सहायक क्रिया के तुरंत बाद हम नो या नॉट लगाते हैं। नो काऊ, नो का प्रयोग हम नाउन के तुरंत पहले करते हैं, क्योंकि ये नो एडजेक्टिव के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नो काऊ का मतलब होता है एक भी नहीं। जब वाक्य का भाव ये हो कि एक भी नहीं है कोई वस्तु, तो हम नो का प्रयोग करते हैं। अगर एक आध है तो नॉट ए का प्रयोग करते हैं। उनके पास कोई किताब नहीं थी, तो किसके पास? उनके पास, दे, ये हमारा कर्ता हुआ। सहायक क्रिया हैड पास थी के लिए, और नो बुक,
नाउन के पहले नो और सहायक क्रिया के बाद नो प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस का ट्रांसलेशन है दे हैड नो बुक। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। कौन? मैं सबसे पहले करता, उसके बाद सहायक क्रिया शैल बी, लेकिन कंपाउंड अगर ऑक्सिलरी हो तो हम नॉट को बीच में डालते हैं लास्ट वाले क्रिया के पहले, और इस तरह से आई शैल नॉट बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा। ये हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। अब सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस को देखेंगे। मोहन स्कूल नहीं जाता है। कौन? मोहन। कर्ता मिल गया, कर्ता के बाद तुरंत सहायक क्रिया ढूंढिए। सहायक क्रिया चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज होगा, और सहायक क्रिया पूरी होने के बाद जो है हम मुख्य क्रिया के पहले नॉट लगाएंगे, नॉट फिर गो मुख्य क्रिया हमारी, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल है। तो इस प्रकार से इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट न रहने पर कॉम्प्लीमेंट से काम चलता है। तो कौन? मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ये हमारा मोहन स्कूल नहीं जाता है का ट्रांसलेशन हुआ। वह मुझे किताब नहीं देगा। कौन? वह ही। सहायक क्रिया, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के पहले नॉट और फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद मी मुझे क्या नहीं देगा? दी बुक, बुक नहीं देगा। तो इस प्रकार से हमारे इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है। नियम हमें याद रखना है, नियम हमेशा वही रहता है, कर्ता क्रिया कर्म। क्रिया में जब मुख्य क्रिया सहायक क्रिया दोनों हो तो सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी और उसके बाद मुख्य क्रिया। नॉट हमेशा मुख्य क्रिया के पहले आएगा, नो या नॉट, और सहायक क्रिया के बाद आएगा। इतना हमें ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस का हमारे ट्रांसलेशन हुआ ही विल नॉट गिव मी दी बुक। वह मुझे किताब नहीं देगा, ही विल नॉट गिव मी दी बुक। मेरा कुत्ता नहीं खा रहा है। कौन? मेरा कुत्ता, माय डॉग। और कंटिन्यूअस टेंस से सहायक क्रिया इज होगी और उसके बाद नॉट, हम जानते हैं सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट आता है, और मुख्य क्रिया के पहले तो मुख्य क्रिया ईटिंग है उसके पहले आ रहा है, और हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया माई डॉग इज नॉट ईटिंग। मेरे पिताजी बाजार नहीं गए हैं। कौन? माई फादर, मेरे पिताजी। और गए हैं परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम सहायक के प्रेजेंट परफेक्ट की जानते हैं हैज़ है, तो हैज़ कर्ता के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया के पहले नॉट, फिर गॉन, गॉन मुख्य क्रिया है, टू मार्केट ये स्थान है, तो कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाता है। माई फादर हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। आगे चलेंगे हम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है उनका ट्रांसलेशन हम जब करते हैं तो इस नियम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर कॉम्प्लीमेंट। अभी तक हमारा अफर्मेटिव का रूल था कर्ता क्रिया कर्म, केवल क्रिया आगे कर दी जाए था, सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, बाकी कर्ता और कॉम्प्लीमेंट आपका पीछे रहेगा। यही इसका रूल है। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर इसमें क्या आ जाए तब हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया पहले तो आएगी ही, सहायक क्रिया जैसा कि हमारे इस सेंटेंस में है, लेकिन इसके बाद हमारी मुख्य क्रिया इसके साथ नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, केवल सहायक क्रिया आगे आएगी, बाकी हमारा जो नियम चलता था कर्ता क्रिया कर्म, और क्रिया में दो पार्ट हो जाते थे, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, केवल सहायक क्रिया आगे ले लीजिए, बाकी सब आपका वैसा का वैसा रहेगा। अर्थात सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म और कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम एग्जाम्पल देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में। तो सारा रूल वही रहेगा, केवल इंट्रोगेटिव
दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव में वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, सब चीज़ वही रहेगा, कर्ता क्रिया कर्म, केवल सहायक क्रिया को हम आगे कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा जैसा कि आपने इसके रूल में देखा, फार्मूले में देखा। तो सहायक क्रिया हम पहले ढूंढेंगे, अगर क्या है तो सहायक क्रिया ही ढूंढेंगे और उसको आगे कर लेंगे, बाकी कर्ता और हमारा कॉम्प्लीमेंट बाद में आ जाएगा। क्या वह एक डॉक्टर है, क्या है, तो है सहायक क्रिया देखेंगे, सबसे पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद हमारा कर्ता कौन, वह ही हम लिखेंगे और उसके बाद जो उसके विषय में कहा जा रहा है ए डॉक्टर, उसको लिख देंगे। यानी कि केवल सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, बाकी कर्ता और कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पर रहेंगे। तो क्या वह एक डॉक्टर है का ट्रांसलेशन हुआ इज ही ए डॉक्टर। क्या तुम्हारे पास कार है, फिर क्या से शुरू है, तो हम सहायक क्रिया ढूंढेंगे। पास है, पास होने के लिए हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, चूंकि है तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में पास होने के लिए हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर यू है करता हमारा, तो यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हैव सहायक क्रिया पहले आएगी, फिर यू हमारा कौन, तुम, उसके बाद उसकी इंग्लिश होगी यू, उसके बाद होगा उसके विषय में जो कहा जा रहा है कि उसके पास क्या है, कार, तो कार को हम लिखेंगे और ट्रांसलेशन होगा हैव यू अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कौन, मैं की अंग्रेजी मैं हमारा कर्ता होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है अगर क्या से शुरू हो रहे हैं सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, तब हमारा कर्ता आता है और उसके बाद क्रिया, फिर कर्ता आता है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और अगर मैंने बताया था आपको कि कंपाउंड ऑक्सिलरी हो तो कर्ता हमारा उनके बीच में आ जाता है, लास्ट वाले क्रिया के पहले आ जाता है और आगे सहायक क्रिया रहती है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ शैल आई बी ए डॉक्टर। अब आगे हम सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो मुख्य क्रियाओं में सहायक क्रिया इसमें भी हम आगे कर लेते हैं, आपने फार्मूला देखा ही है, फार्मूला आप लिख लीजिए और तब उसकी सहायता से ट्रांसलेशन करने का प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जल्दी से जल्दी ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। क्या वह दौड़ता है, तो क्या से शुरू है, तो सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ताहती है, तो हैं की वजह से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज होती है, तो डू डज को हम पहले लिखेंगे। क्या वह दौड़ता है, तो डज, उसके बाद करता, फिर क्रिया बताया ही गया है, डज ही रन। क्या वे जाते हैं, तो क्या है, तो ताहती है के अनुसार डिड, उसके बाद कौन, वे, दे, उसके बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट होता तो कॉम्प्लीमेंट लिखते। क्या वे स्कूल नहीं गए थे, डिड दे नॉट गो टू स्कूल, तो कर्ता हमारा सहायक क्रिया के बाद आता है और मुख्य क्रिया के पहले नॉट आता है। ये क्रम आप हमेशा याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन आपकी समझ में आने लगेगा। टू स्कूल, कहाँ, स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, कौन, तुम, ये हमारा कर्ता है, लेकिन कर्ता चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आगे नहीं आएगा, जैसा कि अफर्मेटिव में कर्ता सबसे पहले लिखा जाता था, और आगे आएगा हमारा सबसे पहले आएगा क्या की वजह से सहायक क्रिया, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं, सहायक क्रिया का स्थान पहला होगा, तो सहायक क्रिया डू यू गो टू स्कूल। मुख्य क्रिया हमेशा जो है कर्ता के बाद आएगी और कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट हमारे लास्ट में आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के हम एग्जांपल देखेंगे। सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें वाक्य हमारा क्या से नहीं शुरू होता है बल्कि किसी दूसरे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कौन, क्यों, कितना, ऐसे शब्द से हमारा वाक्य शुरू हो सकता है, या तो फिर ऐसे शब्द, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड हमारे वाक्य के
बीच में आ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम सबसे पहले सब चीज़ वही रहेगा, जैसे हमारा सहायक क्रिया पहले लिखी जाती थी इंट्रोगेटिव में, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया और कर्म रहते थे। तो इसमें कुछ नहीं, सब वही पीछे वाला रूल रहेगा, केवल हम WH वर्ड को आगे कर देंगे। यानी कि हमारा सूत्र बनेगा WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, कौन डॉक्टर बनेगा, तो चूंकि क्या नहीं है तो कौन यानी WH वर्ड है, तो सबसे पहले WH वर्ड रहेगा, उसके बाद हमारा पीछे वाला एकदम पीछे वाले रूल के अनुसार हम ट्रांसलेशन करेंगे जो कि था सहायक क्रिया पहले आता था, तो सहायक क्रिया के भी आगे जो है हमारा WH वर्ड आ जाता है, बस इतना ही फर्क रहता है। यानी कि सब कुछ पीछे जैसा, केवल WH वर्ड को हम सहायक क्रिया के भी आगे लिख देते हैं। तो कौन डॉक्टर बनेगा, तो कौन है तो हु, बाकी सहायक क्रिया विल बी ए डॉक्टर, हु विल बी ए डॉक्टर। यहाँ हु हमारा करता है। वह इतना खराब क्यों है, क्यों बीच में आ रहा है WH वर्ड, चाहे बीच में आए चाहे शुरू में आए, हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। वाई इज, उसके बाद सहायक क्रिया, हम जानते हैं कि सहायक क्रिया करता और हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। वाई इज ही, कौन वह, सो बैड, इतना बैड क्यों है, वह इतना खराब क्यों है। मेरा बल्ला कहाँ है, कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद जो है करता माई बैट, वेयर इज माई बैट। तो इस प्रकार से हम केवल हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल हम WH वर्ड को सबसे आगे रखेंगे। जिस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव WH वर्ड की सहायता से बनता है उसमें WH वर्ड आगे रखेंगे, तब सहायक क्रिया आएगी, और उसके बाद हमारा जो है कर्ता, मुख्य क्रिया और कॉम्प्लीमेंट आते हैं। और फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में तो मुख्य क्रिया आती भी नहीं है। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे इसका एग्जांपल। तो इसमें इन दोनों में केवल एक ही फर्क है मुख्य क्रिया का। तो मुख्य क्रिया हमेशा हम जानते हैं कि सहायक क्रिया के बाद आती है, और बाकी सब वही रहेगा, केवल आपका WH वर्ड सबसे आगे रहेगा, याद रखिए। उसके बाद सहायक क्रिया आएगी, बाकी सब नियम पुराना ही रहता है, सहायक क्रिया कर्ता कर्म। और यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो खेत में कौन काम कर रहा है, कौन WH वर्ड है तो वो आगे आ जाएगा, कौन के लिए हु, उसके बाद सहायक क्रिया इज, वर्किंग काम कर रहा, मुख्य क्रिया इन द फील्ड खेत में, हु हमारा कर्ता भी होता है, ध्यान रखिए। तो तुम सुबह क्या करते हो, व्हाट डू यू, कौन यू, तुम, ये हमारा कर्ता है। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, और उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट इन द मॉर्निंग। तो व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह क्या करते हो। इस प्रकार से हम किसी भी सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं या आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि वो क्लियर हो, कोई भी ग्रामर टॉपिक आपका अगर क्लियर नहीं है तो आप जो है कमेंट करें, निश्चित ही उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।